जो एक लॉयर है वो मैनिपुलेट करता है क्लाइंट को कभी? जो ऐसे कोई सोसाइटी को बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो, वो उसमें कुछ ऐड कर देता है जिससे उसका ब्रीफ जो है और उसकी प्लीडिंग्स बहुत अच्छी बने। पुलिशन अपने क्लाइंट के लिए कुछ नहीं करता। अच्छा। उसके लिए अच्छा, तो वो लॉयल होता है। ऐसी लॉयर को भी ये पता चल जाता है कि ये इंसान गिल्टी है या नहीं गिल्टी है, लेकिन फिर भी लॉयर के उस केस को लड़ना और उसको जीतना। हमें मालूम होता है कि मेरा क्लाइंट गलत है। अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे कि आज सोसाइटी उसे कह रही है कि ये गलत है, तो वो गलत नहीं था। तो आपकी कोई विश है जो लॉ में कुछ चेंज आने चाहिए, ऐसा आप सोचते हैं कि ये चेंज आना चाहिए और अभी तक नहीं आया है? फैमिली कोर्ट में तो बहुत कुछ चेंज की ज़रूरत है। अच्छा, लड़कों के लिए काफ़ी ऐसे लॉज कोई बने नहीं है, लड़कियों के लिए सारे लॉज बने हैं। मैन प्रोटेक्शन एक्ट की 2000 के आसपास बहुत जोर शोर से आवाज़ें उठी, पर उस पर उतना काम हो नहीं पाया। उसका एक बहुत बड़ा कारण है जो इंडिया का मेन रीज़न है डाइवोर्स का, वो सबसे पहला इन लॉज में भी मदर इन लॉ, एंड सेकेंड इज़ इनफेडिलिटी। वो लोग वहाँ आते हैं, वहाँ डेटिंग करते हैं, अगर आप एक दूसरे को पसंद करते हैं तो आप फर्दर डेट कर सकते हैं। तो एप्स बनाने वाली दुनिया भी पैसा अर्न करना चाहती है। तो हो सकता है उसका यूज़ अच्छे के लिए सोचा हो, लेकिन अब मिस यूज़ होने लगा हो। मैं जानना चाहती हूँ फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों चलते हैं? अगर हम बात ही करना बंद कर देंगे करेक्ट है। तो अपने अपने एंड पे, डेड एंड पे आ जाएंगे। आपको क्या लगता है कि सोसाइटी में जो ये चीज़ें आ रही हैं, अब मुझे लगता है आगे जाके तो और वर्स्ट आने वाली हैं। चाइल्ड कस्टडी भी एक मैटर आ गया है कि अब कौन बच्चा लेगा, क्या लेगा। कई बार दोनों बच्चे को रखने को तैयार नहीं है। आपको नहीं लगता कि सोसाइटी में हर आदमी सेल्फिश हो गया है? डेफिनेटली, और वो तो हमेशा से ही है। प्रॉपर्टी हस्बैंड की वाइफ को मिल जाती है, क्या रूल्स हैं इसमें? भाई भाइयों में बड़ा आजकल झगड़ा चल रहा है, अब तो बहन भी कूद पड़ी है मैदान में कि भाई हमको भी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। जितने भी लीगल हेयर हैं हाँ। फादर के, उन सबका इक्वल राइट है। बहुत सारी बहनें हैं जो अपनी प्रॉपर्टी नहीं लेती हैं, उस केसेस में जो बहन वाली प्रॉपर्टी का पार्ट है वो किसको जाएगा? कई बार 3 बहनें होती हैं, उनमें भी कोई डिस्प्यूट है, 2 बहनें एक को अपना राइट दे दे देती देंगी। हैं। जब भाई भाई प्रॉपर्टी लेते हैं तो कोई डिस्प्यूट नहीं है सच, लेकिन जब बहन अपना पार्ट ले लेती है तो मतलब इतना मनमुटाव हो जाता है कि उसको घर पे भी आना एक्सेप्टेबल नहीं है। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। हमारी ज़िंदगी में तजुर्बा बहुत ज़रूरत होती है, तजुर्बे की, और ऐसा ही तजुर्बा लेके आ रहे हैं मेरे साथ आज फैमिली लॉयर, जो कि जिनको 37 साल का तजुर्बा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हाई कोर्ट में। सो आज हम उनसे बात करेंगे और जो बहुत ही समाज में सीरियस मुद्दे चल रहे हैं हम उन पे डिस्कशन करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, मुझे लगता है कि पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार मैडम। सो सर, जो लॉयर का प्रोफेशन है बहुत ही प्रॉमिसिंग है कि मतलब एक इंसान आंख बंद करके एक आदमी पे भरोसा कर रहा है और केयर, मतलब उसको अगर किसी को चाहिए कि भाई मुझे मेरा जो काम होना है वो काम करवाने के लिए। सो आपको क्या लगता है कि जो एक लॉयर है वो मैनिपुलेट करता है क्लाइंट को कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि एक लॉयर के नाम से ही याद आता है कि वो बड़ा ईमानदार आदमी है। वो अपने क्लाइंट के लिए किसी भी हद तक जाता है, इवन इमोशनली भी उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। और मेरा मानना है कि वो ये ज़रूर है कि अगर प्रॉब्लम वो जो लेकर आया वो कहीं उसको लगता है कि लिटिल बिट इसके अंदर सिर्फ इसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, तो कुछ चीज़ें जो ऐसे कोई सोसाइटी को बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो, वो उसमें कुछ ऐड कर देता है जिससे उसका ब्रीफ जो है और उसकी प्लीडिंग्स बहुत अच्छी बने। तो ऐसा कोई मैनिपुलेशन अपने क्लाइंट के लिए कुछ नहीं करता। अच्छा। उसके लिए तो वो लॉयल होता है। तो आपको एक लॉयर है उसको पता चल जाता है पहले, जैसे एक डॉक्टर को पता चल जाता है ना कि इसको ये बीमारी है, ऐसी लॉयर को भी ये पता चल जाता है कि ये इंसान गिल्टी है या नहीं गिल्टी है। शुरुआत में मुझे लगता है पता चल जाता होगा, लेकिन फिर भी लॉयर के उस केस को लड़ना और उसको जीतना, वो भी एक मतलब एक असमंजस वाली बात होती है ना कि आप एक गलत चीज़ के लिए लड़ रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार हमें मालूम होता है कि मेरा क्लाइंट गलत है, हाँ। लेकिन किन सर्कमस्टांसेस में गलत है वो एक बहुत बड़ी बात है।
अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे कि आज सोसाइटी उसे कह रही है कि ये गलत है, तो वो गलत नहीं था। सोसाइटी ने उसके पीछे देखा नहीं कि रिफ्लेक्शन है ये उसका, जो सोसाइटी ने उसके साथ किया या जिसके रिवेंज में वो आया, वो उसका गिल्ट नहीं है, लेकिन वहाँ तक देखने की ना तो क्षमता है और ना देख पाया सोसाइटी। एक लॉयर की लाइफ में क्या आपको लगता है कि आपको, अगर आप लॉयर हैं, आप क्या चाहते हैं कि क्या चेंजेस आने चाहिए, क्या विश है आपकी? देखिए मानवी जी, ऐसा है कि चेंजेस तो समय समय पे लॉ में आते ही हैं। करेक्ट। और कुछ तो हमारे पार्लियामेंट से चेंज होते हैं और कुछ नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की हमारी ऐसे जजमेंट्स आते हैं, उनसे भी लॉ मोर और लेस चेंज हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चेंजेस होने भी चाहिए। सोसाइटी हर रोज एक नया एक्ट करती है, तो जब सोसाइटी एक नया एक्ट करती है तो उसके हिसाब से एक उसी तरह लॉ भी चेंज होते रहते हैं। तो आपकी कोई विश है जो लॉ में कुछ चेंज आने चाहिए, ऐसा आप सोचते हैं कि ये चेंज आना चाहिए और अभी तक नहीं आया है? नहीं, पर्टिकुलर की बात करें तो जैसे अगर आप फैमिली कोर्ट देखते हैं, तो फैमिली कोर्ट में क्या विश है आपका? राइट, फैमिली कोर्ट में तो बहुत कुछ चेंज की ज़रूरत है, क्योंकि डिस्प्यूट क्या है, एक बेडरूम, एक चार दीवारी के अंदर जो डिस्प्यूट होते हैं और वो एक दूसरी चार दीवारी में चले जाते हैं, जो पब्लिक में चला जाता है डिस्प्यूट। और जब एक बार पब्लिक में चला जाता है तो मेरा मानना है कि जो फैसले हो भी सकते थे, जो रजामंदियाँ हो भी सकती थी हस्बैंड वाइफ में, वो भी नहीं हो पाती, क्योंकि ईगो क्लैश हो जाती है। ऐसा लगता है कि इन्होंने मुझे एक्सपोज कर दिया। एक आदमी है, बहुत अच्छी उसकी इमेज है, लेकिन अब वाइफ ने कोई ऐसे एलिगेशन लगा दिए, कुछ वाइफ ने जाके बताया लॉयर को, कुछ लॉयर ने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, या किस तरीके से विन विन पोजीशन में आने के लिए उसने अपने केस को करा कि वो केस थोड़ा सा कुछ और बन गया। तो हस्बैंड यही कहता रहा, इसने झूठे एलिगेशन लगाए, झूठ बोल रही है, सब फॉल्स एलिगेशन है, और उसी बात पे एक चीज़ अड़ जाती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये काफ़ी नहीं है कि हम फॉल्ट निकालें, तो इसमें बहुत चेंजेस होने चाहिए। मीडिएशन एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आया हुआ है, उस पर हम काम करते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी नहीं है, इसमें बहुत कुछ चाहिए। क्योंकि देखिए आप, इसके अंदर कितने एक्ट इन्वॉल्व हो गए, उसके बाद भी अभी तक फैसला नहीं हो पाता। कई बार कोर्ट्स क्या करती हैं, आप देखिए महिला कोर्ट्स बार बार हस्बैंड को कहती हैं कि इतने रुपए आपके हो गए हैं महीने के, आपने दिए नहीं। डीवी एक्ट है, उसमें भी पेमेंट देता है, लेकिन बार बार उसको कहा जाता है ठीक है आपने 3 महीने के, वो 1 महीने के लिए आता है। बेसिकली वो भी या तो टॉर्चर करता है या उसके पास होते नहीं उतने पैसे। तो कहीं ना कहीं तकलीफ ये है कि कोर्ट भी ये सोच नहीं पाती कि क्या करें। एक तरफ सोचती है उसके पास रास्ता है, उसको अंदर भेज सकती है, करेक्ट है, लेकिन वो भेजती इसलिए नहीं कि मे बी इनका कोई फैसला हो जाए, रिलेशन और ख़राब ना हो। तो कोर्ट्स बहुत अच्छा रोल अदा कर रही हैं इसलिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस लॉ में अमेंडमेंट्स और चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वर्दी पहनते हैं, मतलब पुलिस वर्दी की बात कर रही हूँ मैं, और वो उसकी मतलब एक होता है ना, रौब होता है लोगों में, एक घमंड तो होता ही है भाई सबको अपनी अपनी वर्दी का। तो वो अननेसेसरी लोगों से बात करने में, या अगर कोई हाथ उठा देते हैं उनको, अगर वो उनसे कुछ आर्ग्यूमेंट कर ले तो वो उसको बंद कर देते हैं। तो इसके लिए कोई लॉ नहीं बना क्या? देखिए, पहली बात तो हर एक को अपनी वर्दी पे फख्र होता है, घमंड तो नहीं होता। तो फख्र और घमंड में बहुत अंतर है। जिनको घमंड होता है वही अंदर करते हैं ना। होता है वो बेसिकली बड़े हल्के लोग होते हैं, या हो सकता है कि जिस लायक वो नहीं थे उस लायक उनको बना दिया एक सिस्टम ने। और दूसरा, कोई भी आदमी, एडवोकेट हो, पुलिस वाला हो,
चाहे पुलिस का एसपी हो, डीएसपी हो, कोई भी हो, कमिश्नर हो, या एक सिपाही लेवल का पुलिस वाला, वो कोई भी आदमी कानून अपने हाथ में ले नहीं सकता। तो अगर वो कानून अपने हाथ में लेगा तो जो और एक आम आदमी के लिए है कानून, सबके लिए, वो उसके लिए भी है, उसे भी मिलेगी सजा उस कानून में। तो ऐसा नहीं है कि वो पुलिस में काम करता है, उस महकमे में रुतबा रखता है तो वो कुछ भी करे। अब देखिए एक दिन तो ये प्रूव हो ही जाता है कि वो गलत। लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग क्या एक पुलिस वाला बिना किसी गलती के थप्पड़ अगर लगा ऐसा सकता है? नहीं, मार तो सकता ही नहीं गलती पे भी। बिल्कुल, कैसे मारेगा? उसके लिए कोर्ट देंगी सजा, वो कैसे मार सकता है? अच्छा, ओके। कोर्ट सजा देती है, ट्रायल होती है। आपने अभी जो बात कही कि उसने थप्पड़ मार दिया, वो तो आपने एक शॉर्टकट, फिर तो कुछ जरूरत ही नहीं है कोर्ट्स की। लेकिन कैसा क्राइम है, कैसा नहीं है, और बिना बात के किसी को मार रहा है तो डेफिनेटली वो सस्पेंशन भी झेलेगा और बट कार्रवाई लोगों भी को झेलेगा। पता नहीं ना, क्योंकि एक वर्दी ऐसा, क्योंकि वो डोमिनेटिंग एक जो ओहदा है वो एक डोमिनेटिंग ओहदा है जिसमें शायद इंसान थप्पड़ खा लेगा लेकिन शायद जाएगा नहीं कहीं शिकायत करने कि भाई उसने मुझे थप्पड़ मारा। इसलिए कि उसके अंदर एक भय है, डर है। पूरे सिस्टम में यह है कि चलो इसके तो, ये तो पुलिस महकमे में बैठा है, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, कल को ये 2 केस और बनवा देगा हम पे, कुछ और रिवेंज में करेगा। तो इसीलिए कुछ भी बात हो, मैं कहता हूँ कि ओरल कंप्लेंट से कुछ नहीं होता, लिख कर कंप्लेंट कर दें। लिखत पर हर आदमी डरता है, अच्छा। लिखे हुए का तोड़ नहीं है। आपने किसी के अगेंस्ट अगर लिख के दिया है विद प्रूफ आपके पास है, तो कोई पुलिस वाला हो या कोई भी हो, उस इंसान के पास उसका तोड़ नहीं होता। जो पहला रीजन है हमारे भारत में डाइवोर्स का, वो मदर इन लॉ है। इन लॉज से भी ज्यादा मदर इन लॉ, इन लॉज से भी ज्यादा मदर इन लॉज में तो ससुर सास सब आ जाएंगे। मदर इन लॉ एक पार्ट है ना इन लॉज का। हाँ, तो खाली उससे तो होता नहीं कि सिर्फ वो चाह रही है तो डाइवोर्स हो रहा है या झगड़े हो रहे हैं। ये ना अंडरस्टैंडिंग का फर्क है। हाँ, मैंने पहले भी एक जगह ऐसे इंटरव्यू हुआ तो उसमें मैंने कहा था, वो बात याद आ गई मुझे, कि माँ बहू को अपने घर लाती है, वो लक्ष्मी रूप में आती है। देखिए जब वो बच्ची पैदा होती है तो सब कहते हैं लक्ष्मी का जन्म हुआ, भाई बहुत बहुत बधाई बधाई जी। जब वो इधर आती है तो वो माँ उसको बहू के रूप में लाती है और लक्ष्मी रूप में उसकी थाली और दिए से सब सजा के, पान चढ़ा के, उसकी पूजा करके तब अंदर लाती है डेली से। लेकिन जब कहीं भी किसी को लगने लगता है कि मैं, जो मेरे से पहले लव एंड अफेक्शन था इस बच्चे का, मेरे बेटे का, वो आज नहीं है, इट कैन बी इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी, कि उसको इनसिक्योर फील होता है। वो क्यों होता है कि अब मानो ना, घंटे तो 24 ही है ना, पहले वो माँ के साथ 3 घंटे रहता था, अब वो माँ के साथ आधा ही घंटा रहता है, क्योंकि माँ की जगह माँ ने जो लड़की लाई है शादी करके, जो आई है, उसको दे दी। लेकिन जैसे ही दे दी फिर उसे फील होता है कि मैं कुछ इनसिक्योर हो गई, ये लड़का मुझसे उतना क्लोज नहीं रहा। हाँ। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और अब देखिए सिरगुंदनी होती है, लड़की आती है, ढोलक बजती हैं, पड़ोसने आती हैं, रिश्तेदार आते हैं, और उसको चांदी का एक यहाँ पे वो लगाया जाता है, उसके गुच्छा, एक रिवाज है काफ़ी बड़े हिस्से में देश के। पर वो चाहती है कि चाबी का गुच्छा छन छन तो करता रहे, लेकिन जो उसके पीछे चाबियां हैं ना, वो मेरे ही कंट्रोल में रहे। तो ये सोच लेना चाहिए कि अब मैं दूसरी वाली चेयर पे बैठ गई, मैंने अपने हाथों से विश्वास करके एक अच्छी लड़की को अपने बेटे के साथ लाया, पर वो ऐसा सोच ही नहीं पाती, उससे बाहर ही नहीं आ पाती। तो कई बार झगड़ा बढ़ता है। दूसरी तरफ मदर इन लॉ तो उधर भी है, दूसरी साइड पे जो मदर इन लॉ है, वो भी आप अगर देखें, उसको लगता है क्योंकि बच्ची छोटी एज में नहीं गई, अब
बड़ी एज में गई है, वो ना पक गई, कुछ आते तो उसकी भी पक गई ना। जब छोटी एज में शादी होती थी तो वो ढल जाती थी उस एटमॉस्फेयर में। आज क्या है, वो पक गई, उसको भी लगने मैच्योर इतनी हो गई कि उसके कुछ एक्ट्स तो उसके वो होने ही है। करेक्ट है। उसको भी डर लगा रहता है, दिन रात ये मोबाइल एक दूसरे को तंग करते रहते हैं और वो लगातार पूछती रहती है, कुछ बात तो नहीं हुई, कुछ कहा तो नहीं, वो ठीक है साहब। पहले ऐसा कुछ था नहीं आपस में, इतना ज्यादा कोई कन्वे नहीं कर पाता था। तो घर में बैठे हैं तो चीजें चल गई। फिर पहले गार्जियन फादर थे, वो लिखती थी डॉटर ऑफ सो एंड सो, आज वो लिखती है वाइफ ऑफ सो एंड सो। तो ये विश्वास करना चाहिए जिस बच्चे को देख के आपने उसके साथ दिया वो अच्छा है, पर आपको पहले ही शक हो जाता है। अब काफी तो हमारे यहाँ कल्चर आ गया कि अपना सरनेम भी लगाती हैं और अपने हस्बैंड का सरनेम भी लगाती हैं, कुछ सिर्फ अपना ही रखती हैं। द रीजन बहुत सारे हो सकते हैं कि जी पासपोर्ट में ये नहीं है, ऑफिशियल नेम ये नहीं है, लेकिन कुछ भी है तो हम पहले ही दिन से मर्ज होना नहीं चाह रहे, कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी अलग रखना चाहते हैं। जबकि हम दोनों अगर मर्ज हो जाएं तो हमारी एक आइडेंटिटी है, हस्बैंड एंड वाइफ। अच्छा, लड़कों के लिए काफ़ी ऐसे लॉज कोई बने नहीं है, लड़कियों के लिए सारे लॉज बने हैं। तो अभी आपको लगता है कि कोई लॉ बनेगा लड़कों के लिए, क्योंकि ये रील्स पे तो बहुत चल रहा है। देखो सोशल मीडिया है वो अपनी तरह से काम करता है और कानून अपनी तरह से काम करता है। तो मेरा मानना है कि लगभग 92 में वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आए और ये सब हुआ, कल 92 में ही आए थे। और उसके बाद में मैन प्रोटेक्शन एक्ट की 2000 के आसपास बहुत जोर शोर से आवाज़ें उठी, पर उस पर उतना काम हो नहीं पाया। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, हमें समझ ही नहीं आता कि एक के लिए एक्ट बना दिया है तो उसको तो हस्बैंड से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया ना, करेक्ट, या मैट्रिमोनियल होम से। अब अगर इसको भी दे देंगे प्रोटेक्शन हम एक नए तरीके की, तो क्लैश और बढ़ जाएगा। तो जैसा भी मैंने पहले भी कहा आपको, अभी कह के चुका हूँ कि बहुत काम करना चाहिए इस पे, गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, सोसाइटीज़ को भी करना चाहिए, जगह जगह सेमिनार्स होने चाहिए, व्यूज़ आने चाहिए कि किस तरह करें कि दोनों के झगड़े कम से कम हों। आज झगड़े ज़्यादा होते जा रहे हैं। मैरिज होती है, आप देखिए कि अफेयर चलता है 10 साल से और शायद 10 दिन में ही झगड़ा शुरू हो जाता है आफ्टर मैरिज। तो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ कैसे हो रही है उसका फ़र्क है। तो लॉ भी समय के साथ साथ उसको चेंज करना चाहिए। आइडियल, बेसिकली आइडियल ना तो फैमिलीज़ में रहे और ना पूरे देश में रहे, जिसको देख के हम कह सकते हैं भाई ऐसा होना चाहिए। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे यहाँ कि ये डिस्प्यूट्स जो हैं इस तरीके से बढ़ रहे हैं। और मैन प्रोटेक्शन की जहाँ तक बात है, अभी देखिए लगातार ऐसा हो रहा है। अभी आप जो रिसेंटली मानव शर्मा के केस में, और ये भी समझ नहीं आ रहा कि हम बच्चों को कैसा सिखा रहे हैं, लालन पालन कैसा कर रहे हैं कि उसने इतना अल्कोहलिक हो चुका था, इस तरीके से वो बात कर रहा था, मैसेज दे रहा था, कैसा इम्बैलेंस था उसके माइंड में, उसका दिमाग किस तरह से घूमा हुआ था। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की ग्रोथ कैसे करी। सिर्फ पढ़ाई कर लेना या बहुत अच्छी डिग्रीज ले लेना और बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच जाना, एस्टेब्लिश हो जाना, वो उसको ये शो नहीं करता कि आप मेंटली कितने अच्छे हैं। मेंटल हेल्थ एक अलग चीज़ है, उस पर कहीं काम ही नहीं हो रहा। तो मैं समझता हूँ कि वो मैन प्रोटेक्शन एक्ट बने उससे पहले बहुत सारी चीज़ों पे सेमिनार्स होने चाहिए, आपस में डिस्कशंस होनी चाहिए, और उसके अंदर सोसाइटी के जो सोशल वर्कर और एडवोकेट्स, उन दोनों की कॉमन मीटिंग्स होनी चाहिए। और उस बैठक में
फिर कोई रिजल्ट निकले कि हमें क्या करना है इस सोसाइटी के लिए। फेमिनिज्म का आजकल टर्म बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया है, फेमिनिज्म कि औरत ही बेसिकली फेमिनिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट आया था वो बहुत अलग आया था कि भाई औरत को उसका अधिकार मिलना चाहिए पढ़ने का, उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग उसको थोड़ा सा गलत वे में ले रहे हैं। अब आपको क्या लगता है आज का समाज देख के जो फीमेल ज़्यादा डोमिनेटिंग हो रही है या मेल? देखिए ये पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन अलग अलग तरह से दिखाई देता है। और सच पूछो तो मैं तो मानता हूँ कि ये सोसाइटी हमेशा से फीमेल डोमिनेटिंग है। कभी आपने देखा, आप देखो बहन भाई की कलाई पे राखी बांधती है, भाई तो नहीं बांधता, और तब उसकी लंबी आयु और उसकी रक्षा के लिए कामना करती है, और भाई उसी समय कहता है मैं तेरी रक्षा करूँगा। तो दोनों एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि अब हस्बैंड और वाइफ है, कौन डोमिनेटिंग है। अगर आप इस कंटेस्ट में आए तो एक बहुत अच्छा श्लोक है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, नारी वहाँ देवताओं का निवास होता है। तो सच भी यही है कि अगर डोमिनेशन देखें तो किसका है, जिसकी पूजा होती है पूछे तो उसका ही है। हम जिसकी पूजा करते हैं उसी का तो है। तो मैं ये मानता हूँ कि माँ जीवन में किसी बच्चे की प्रथम गुरु होती है। तो डोमिनेंस हुआ किसका? माँ का। माँ कौन? लेडी, महिला। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ सोच लें कि जी पहले हस्बैंड डोमिनेटिंग थी, मेल डोमिनेटिंग थी, आज फीमेल डोमिनेटिंग है। ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारे सर ऐसे घर भी हैं जहाँ पे सिर्फ आदमियों की, मतलब बहुत सारे क्या मोस्टली घर ऐसे हैं जहाँ पे आदमी इज़ द मेन पावर, जहाँ पे वो फैसले लेगा, औरत को उसको अग्री करना पड़ेगा। मैं आपकी बात से कुछ हद तक हूँ कि ठीक है, इस हद तक ठीक है कि कोई अगर रूरल बैकग्राउंड है जहाँ पे औरत ने पर्दा करना, हाँ में हाँ करना, ठीक है, हस्बैंड का नाम नहीं लेना, सोसाइटी का रहा कल्चर जी कि नाम उसका है रमेश, तो लेकिन उसके अपने बेटे का नाम लेके कहती है कि पप्पू के पापा आएंगे तो बताऊंगी। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि ये डोमिनेशन जो है ना, ये कुछ डोमिनेट वहाँ पे भी अगर ध्यान से देखो तो हस्बैंड नहीं कर रहा, वाइफ कर रही है। वाइफ से पहले पूछता है, फिर बाहर आके बैठक में वही बात बोलता है जो वाइफ ने कहा होगा, कि उसको मालूम है कि घर में बच्चों का ध्यान और सब चीजें वाइफ ही करती है। मैं तो सुबह जाता हूँ 8 बजे, शाम को 9 बजे आता हूँ। तो वो सारी चीजें पूछता वाइफ से ही है। हाँ। लेकिन एक सोसाइटी में दिखावा करने के लिए भी कई बार बोलना पड़ता है कि ठीक है भाई ऐसा ही होगा, वो पहले ही पूछ चुका। हाँ। आप देखें ऐसे, आप अपने घर में ऑब्जर्व करें। हाँ। और शादी के पहले 20 साल हाँ। वाइफ ज्यादातर क्या कहती है, 10-15 साल में, जो अभी भी बता रहा हूँ, जो अभी बिल्कुल एडवांस फैमिलीज में नहीं बात कर रहा, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, वाइफ बार बार कहती है कि ये आएंगे तो इनसे पूछ के बताऊंगी। 10-15 साल बाद आप देखें, हस्बैंड के दोस्त आते हैं, हस्बैंड के फैमिली के और लोग आते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली के लोग, चाचे ताऊ, कोई बात होती है तो कहता है ठीक है चाचा जी, मैं एक बार उससे भी बात कर लेता हूँ फिर बताऊंगा। तो 10-15 साल बाद सिचुएशन बिल्कुल अलग हो जाती है। इतना ट्रस्ट हो जाता है कि मैं ये समझता हूँ कि कौन डोमिनेट कर रहा है यही नहीं पता लगता। फिर वो उतने टाइम बाद तो रिस्पेक्ट हो जाती है। नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, ट्रस्ट। हाँ। रिस्पेक्ट तो है ही, पहली चीज ट्रस्ट है, उसी से रिस्पेक्ट हुई। ट्रस्ट ही नहीं होगा तो रिस्पेक्ट कैसे होगी? ये कोई सुपरफिशियल तो नहीं है ना। जी बिल्कुल। रिस्पेक्ट ये तो अंदर से होती है, पर वो ट्रस्ट से होती है। बिल्कुल। सो सर
बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने पॉडकास्ट किए लॉयर्स के साथ, उन्होंने ये बताया कि जो इंडिया का मेन रीज़न है डाइवोर्स का, वो सबसे पहला इन लॉज में भी मदर इन लॉ, एंड सेकंड इज़ इनफेडिलिटी। सो वो पहला वाला रीज़न तो एक अलग रीज़न है, लेकिन दूसरा जो रीज़न आजकल चल रहा है, आपने डेटिंग्स सुनी होंगी, डेटिंग एप्स चल गए हैं। मैंने तो अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया, उसमें मुझे जानने को मिला कि डेटिंग पार्टीज चलती हैं, जिसमें आप मतलब जो अनजान लोग हैं वो लोग वहाँ आते हैं, वहाँ डेटिंग करते हैं। अगर आप एक दूसरे को पसंद करते हैं तो आप फर्दर डेट कर सकते हैं। कुछ टर्म्स आ गए हैं जैसे स्पीड डेटिंग, एक आ गया है बेंचिंग। मतलब मुझे तो थोड़ा मैंने अब आजकल पढ़ने लगी हूँ मैं, तो थोड़ा सा अजीब लगता है ये सुन के, सोसाइटी में जो इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सोसाइटी तो इसी तरह से ग्रो करेगी। डेटिंग जो ऐप्स हैं उनको तो अपनी पड़ी है, उनको सोसाइटी की नहीं पड़ी। हाँ, उनको तो लगता है कि हम कैसे अर्न करें। हर आदमी पैसे के पीछे भागता है। तो ऐप्स बनाने वाली दुनिया भी पैसा अर्न करना चाहती है। तो हो सकता है उसका यूज़ अच्छे के लिए सोचा हो, लेकिन अब मिसयूज़ होने लगा हो। हाँ, तो एक पहले हमारे यहाँ एक सिस्टम था कि ये ब्रह्मचारी है, ये नहीं है, ये ब्रह्मचारिणी है, ये नहीं है। तो एक ऐसी एज आती थी जिसमें हम लड़कियों के और लड़कों की शादी कर देते थे। तो शायद उन्हें वो डेटिंग की बिल्कुल भी नीड नहीं पड़ती थी। अभी वो क्या हुआ कि उनको जब 30 साल हो जाए, 32 साल हो जाए, 35 साल हो जाए, तो फॉर देयर सेटिस्फैक्शन उनको लगता है कि मैं भी किसी से बात करूँगा, तो इन ऐप्स का वो सहारा लेने लग गए। तो उसके लिए पढ़ाई अपनी जगह है, लाइफ अपनी जगह है। हमें इस तरीके से सोसाइटी को भी सोचना चाहिए कि ठीक समय पे, और जिससे कैरियर की कोई खराबी नहीं होती। नहीं तो यही रहता है मेरा कैरियर खराब हो जाएगा शादी कर लूँगा तो। या लड़की भी सोचती है। मेरे ख्याल शादी पढ़ाई के लिए बहुत बड़ी अड़चन नहीं है। थोड़ा ठीक है, अगर फैमिली में आते हैं तो एक बात होती है, थोड़ा चेंज आता है, लेकिन बहुत बड़ी अड़चन नहीं है। अब देखो कितने लोग इवन IAS बनते हैं, जज बनते हैं हमारे यहाँ, और वो शादी के बाद ही तो बनते हैं जब। करेक्ट बात तो है। इसका मतलब आजकल तो बच्चे हो जाते हैं फिर भी बन जाते हैं, उसके बाद भी बनते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। हाँ। तो ये कोई ऐसी अड़चन नहीं है। तो इसलिए हमें खुद, और मैंने पहले भी कहा, हम कैसे बच्चों को ग्रो करते हैं ना, जब आइसोलेशन आ जाता है, ये सारी चैट और डेटिंग तब शुरू होती है। आप फैमिली में साथ बैठते हैं, एक दूसरे से सब शेयर करते हैं, मैंने आज क्या किया, ऑफिस में क्या नहीं किया, स्कूल में बच्चे आते हैं, सारी बात अपनी माँ को बताते हैं। लेकिन अगर माँ उनकी बातों को इग्नोर करे, नहीं सुने, बाप उन बच्चों के साथ बैठ के उन बच्चों की शेयर जो बच्चे कर रहे हैं उसको ठीक से नहीं सुने, डांट दे, तो बच्चे डेफिनेटली एक दूसरे पाथ पे चल देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अच्छा, फिर आपने जैसे ये वाला कारण लाया, अब मैं जानना चाहती हूँ फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों चलते हैं? देखिए, इसके 2-3 और भी रीज़न है। सिर्फ डेटिंग चैटिंग ये इसका रीज़न नहीं। हाँ। रीज़न कुछ है, इसके कारण ये डेटिंग चैटिंग होती है, फिर धीरे धीरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाते हैं। उसका एक कारण है, इम्पोटेंसी भी है एक कारण, कि अगर इम्पोटेंसी होती है तो दूसरा सेटिस्फाई नहीं होता, तो वो इसीलिए एक और रिलेशन ढूंढते हैं कि मैरिज के शैडो में भी रहें और हम दूसरी जगह से सेटिस्फाई भी रहें। तो वो भी एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, इसका एक कारण है, जो कभी भी दोनों हस्बैंड और वाइफ जो इसको झेल रहे होते हैं, इससे अग्रीव्ड होते हैं, कभी खुल के शुरू में बोलते नहीं, लेकिन अगर लास्ट में देखो तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ जाती है कि ये एक रीज़न है। तो उसके लिए एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। अब मैरिज हो गई तो सपोर्ट करना चाहिए, उसको अपना ट्रीटमेंट कराने चाहिए दोनों को, जैसे भी है,
और उस पर काम करना चाहिए। वही जैसा आपने बताया कि आइसोलेशन में ना रह के बात करनी बात चाहिए, करनी कॉन्वर्सेशन। अगर देखिए हम बात करते हैं, हाँ। मुझे लगता है टॉक्स ऐसी चीज है आपस में जो अच्छा रिजल्ट देती है। अगर हम बात ही करना बंद कर देंगे करेक्ट है। तो अपने अपने एंड पे, डेड एंड पे आ जाएंगे। तो जब उस पर आ जाएंगे तो फिर आइसोलेशन शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, क्योंकि हम लोग इसी बीच में बात कर रहे हैं, एक टर्म आया है अभी रिसेंटली, शायद मैं गलती ना कर रही हूँ, लिविंग अवे टुगेदर इस टाइप का कोई टर्म है, जिसमें पति पत्नी साथ रहेंगे, मतलब शादी के बंधन में है लेकिन वो रहेंगे अलग अलग, एक दूसरे के घर में, मतलब अलग अलग घर में, और जिसमें वो कभी जैसे कोई भी जैसे फेस्टिव सीजन्स होते हैं तब आके आपस में मिलेंगे, जैसे पहले रिश्तेदार मिलते थे वैसे अब पति पत्नी मिलेंगे। सो ये टर्म भी एक सोसाइटी ने लॉन्च कर दिया है, उस पर क्या कहना है आपका? ऐसे तो आज एक टर्म आई कल दूसरी टर्म आएगी। हाँ। हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सिस्टम को डेवलप कर लेते हैं और फिर जब काफ़ी सारे लोग उसी तरह से एक्ट करने लग जाते हैं तो उसको एक टर्म दे देते हैं कि ये टर्म आ गई, ये एक सिस्टम आ गया। पर ये सब कुछ गलत है। पहले भी ऐसा होता था कि हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, या हस्बैंड पहले फौज में होता था, आर्मी में, कहीं फील्ड में होता था, और वाइफ अपने इन लॉज के घर में रहती थी, और कभी ऑफ एंड ऑन, कभी भी अपने पीहर भी चली जाती थी। पर वो ऐसा तो नहीं करते थे। तो आज क्यों? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत हो गए। हाँ। ऑप्शन कैसे हो गए? मैं इस पर बात कर लूँगी, कोई और आ जाएगा फेसबुक पे। आप देखिए कितने लड़के और लड़कियाँ फेक आईडी बना के बात करते हैं। हाँ। क्यों? उसका रीज़न ही यही है कि वो चाहते भी हैं बात करना और नहीं भी, और उनकी आइडेंटिटी भी नहीं पता लगे। पर एक दिन झमेला तो हो ही जाता है। बिल्कुल सही बात है। सो आपको क्या लगता है कि सोसाइटी में जो ये चीज़ें आ रही हैं, अब मुझे लगता है आगे जाके तो और वर्स्ट आने वाली हैं। नहीं, होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा वर्स्ट नहीं आए, और वर्स्ट आएगी तो उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और मैं जब भी कहता हूँ कि पूरी सोसाइटी को उस पर काम करना चाहिए। हमारे इतने विद्वान लोग हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक इन कोर्ट्स को देखा है बड़े पास से, लिटिगेंट्स को देखते थे, ऑब्जर्व करते थे। क्यों ना हम उनकी मीटिंग्स करें, उनकी गैदरिंग करें, उनसे वो फ्रूटफुल रिजल्ट लें और उस पर काम करें। बिल्कुल। सो सर, एक चाइल्ड भी एक ऐसा, पहले भी बोलते थे और अभी भी है, एक चाइल्ड एक ऐसा मीडिएटर है, बीच में मीडियम है हस्बैंड एंड वाइफ के, जिससे दोनों लोग बनते हैं। और शायद बहुत सी ऐसी औरतें होंगी, बहुत से ऐसे आदमी होंगी जो मतलब डाइवोर्स लेने से बच जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अपना बच्चा। सो चाइल्ड कस्टडी भी एक मैटर आ गया है कि अब कौन बच्चा लेगा, क्या लेगा, उसके लॉ को लेके मतलब क्या रूल्स हैं इसमें? ये फिर वही बात आ गई, सोशल चेंज इन सोसाइटी। सोसाइटी में एक चेंज आ रहा है। फिर वही बात आती है, मेरा कैरियर, मेरा कैरियर दोनों साइड से आती है, हस्बैंड साइड से भी, वाइफ से। बहुत अच्छा होता है। अब देखो कई बार डाइवोर्स होते हुए भी होते नहीं। जब वो अपने बच्चों की शक्ल देखते हैं तो वाइफ या हस्बैंड जो ज़्यादा इमोशनल होता है वो डाइवोर्स का पाथ छोड़ जाता है जी। दोनों में से कोई भी, कई बार तो दोनों ही छोड़ जाते हैं और फिर से एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं और फिर से एक अपने फैमिली में आ जाते हैं जी। लेकिन अभी उसमें भी चेंज आ रहा है। वाइफ सोचती है मैं बच्चा नहीं रखूँगी, मैं रखूँगी, मेरी ट्रांसफ़र होएगी बॉम्बे, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया चली जाऊँ, कनाडा चली जाऊँ, तो इसका क्या होगा, मैं बच्चा लेके कैसे जाऊँगी, मेरी ज़िंदगी आगे ख़राब है, फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। कई बार हस्बैंड सोचता है, अभी ये काफ़ी देखने को मिला है, इवन मीडिएशंस में भी कई बार दोनों बच्चे को रखने को तैयार नहीं है। और कई बार ये अभी होने लग गया ज़्यादा, मैं देख रहा हूँ पिछले 8-9 साल से तो ज़्यादा हो रहा है ये। पर मैं बार बार कह रहा हूँ, हमें पूरा
वर्क करना चाहिए हम। तो बच्चा कोई भी जब रखने को तैयार नहीं होता है तो फिर कोर्ट क्या बच्चा- फैसला लेती है? राइट, नहीं, बच्चा या तो एक साइड रहे या वो बच्चे को गोद दे कहीं पे, तो उसके अंदर एडॉप्शन होती है। लेकिन फिर भी ऐसा बहुत कम होता है कि बच्चा एक साइड भी नहीं जाता, एक साइड तो चला ही जाता है। तो मेरे ख्याल उस पर वर्क करना चाहिए। और ये चेंज जो आ रहा है सोसाइटी में, हमें आत्म चिंतन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको नहीं लगता कि सोसाइटी में हर आदमी सेल्फिश हो गया है, मतलब यही रीजन हो गया है? डेफिनेटली, और वो तो हमेशा से ही है, मैन इज सेल्फिश बाय बर्थ। हाँ। तो ये तो अगर कहीं आज से सुन रहे हैं, मैं भी अपने बचपन से सुनता हूँ, तो इस पर तो बहुत काम हो चुका होगा, तभी ये वर्ड आया था निकल के। अच्छा, जब हम लोग कस्टडी की बात कर रहे हैं, ऐसे भी कोई केसेस होते हैं जिसमें कस्टडी माँ बाप को ना मिलके ग्रैंड पेरेंट्स को मिल जाती है, चाहे वो नाना नानी या दादा दादी, और नहीं, किन केसेस में देखिए, होती है? ऐसा है, माँ बाप, माँ नहीं लेना चाहती, बाप नहीं लेना चाहते, ग्रैंड पेरेंट्स लेना चाहते हैं। हाँ। क्योंकि उनके तो वो एक जो छोटा बच्चा है वो आशा की किरण है। हाँ। उसकी लाइफ है। आप कहते हैं ना कि मूल से भी ज़्यादा सूद प्यारा लगता है, तो वो चक्रवर्ती ब्याज है। हाँ। वो उसके साथ रहना चाहते हैं, हाँ। उसको हंसते हुए, उसका वो अपना बचपन उस बचपन में देखते हैं, उस बच्चे में। तो लेकिन वो भी दादा दादी समर्थवान हो, कॉम्पिटेंट हो, अच्छे हों, फाइनेंशियली अच्छे हों, एजुकेटेड हो, वो बच्चे को रख सकते हो। तब तो कोर्ट्स का भी एक ये रहता है कि ठीक है, ये बच्चे को रख सकते हैं, उनको उनकी एक्टिविटीज़, उनके स्कूल की फीस, एजुकेशन, सब पे काम कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी कोर्ट कई बार उस तरीके से सोचती है। ओके सर, आजकल जो बड़े बड़े 2-3 सेलिब्रिटी हैं उनका तलाक हुआ, और उसमें ये दिखाया गया, मतलब मीडिया ऐसा पोर्ट्रे कर देती है ना कि अब इनको एलिमनी में 60 करोड़ मिलेगा या 100 करोड़ मिलेगा। सो हालांकि ऐसा होता नहीं है कि 60 या 70 करोड़ मिले। तो ऐसा प्रॉपर्टी का भी एक होता है कि, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन एग्जैक्टली हैं क्या, वो जानना चाहती हूँ मैं। देखिए, जब जास्ती हो जाती है ना, अब वाइफ कहती है कि 2 लाख रुपए दो पर मंथ, और वो वेल एजुकेटेड और काम करना छोड़ देती है, वो कहती है मुझे तो 2 लाख एलुमनी चाहिए। अब 2 लाख उसको मेंटेनेंस चाहिए, और वो कह देती है अगर ये नहीं दे रहे तो अगर वन टाइम आपको सेटलमेंट करना है तो मैं 2 लाख में थोड़ी करूँगी परमानेंट एलुमनी। वो क्या कहती है कि मुझे तो 50 लाख दे दो, या कहती है 2 करोड़ दे दो, 4 करोड़ दे दो। तो ये भी तो देखें कि देगा कौन, हस्बैंड। अब उसके इतने सोर्सेज ही नहीं है, तो वो देगा कैसे? तो ये जो सुसाइड होते हैं कई बार इस डिप्रेशन में भी हो जाते हैं। हाँ, जो भी रिसेंटली हुआ। राइट। तो वो इसीलिए सुसाइड होते हैं ना, कि उसको लगता है मैं क्या करूं, मैं अपने को बेच दूं तो भी नहीं इतने पैसे आ सकते, अपनी सारी एसेट्स बेच दूं तो भी नहीं आ सकते। तो कहता है यही ठीक है कि चलो जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लेगी किससे। तो उसमें सोचना चाहिए कि ठीक है, आपके कभी अच्छा समय भी बिताया था अपने साथ, अगर वो अच्छा समय बिताया याद कर लेना तो भी एक सॉल्यूशन निकल आता। अच्छा, इसमें कॉम्पिटेंसी भी तो देखते होंगे ना जज के, कितना कमा सकता है या वो कितना दे सकता है, उस हिसाब से ही वो एलिमनी या फिर मेंटेनेंस या सेटलमेंट दे सकते हैं। ये तो कोर्ट्स देखती ही हैं। हाँ। लेकिन उसके बाद भी कई बार ज़्यादा हो जाता है कुछ, और कई बार वो ये प्रूव ही नहीं कर पाता कि मेरी इनकम इतनी नहीं है। दूसरी पार्टी कहती है जी ये तो प्रॉपर्टी डीलिंग भी करता है, ये भी करता है, 3-4 काम उसके साथ लगा देती है। तो कई बार एविडेंस पे या इंटरिम की स्टेज पे भी ऐसा हो जाता है कि कोर्ट कई बार थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा लगता है। कोर्ट्स कोई ठीक है, हम उनको भगवान का दर्जा देते हैं, पर वो 100% भगवान तो है नहीं। वही, वो तो प्रूफ पे चलेंगे। राइट। वो उसी पे चलेंगे। बिल्कुल। सो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में क्या होता है कि प्रॉपर्टी हस्बैंड की वाइफ को मिल जाती है, क्या रूल्स हैं इसमें?
नहीं, हस्बैंड की प्रॉपर्टी वाइफ को मिले ना मिले ये कोई रूल नहीं है, ऐसा क्योंकि कोई रूल आजकल ना नहीं है। रील्स में बड़ा चला। देखिए, मुझे सोशल मीडिया पे तो क्या दिखाते हैं, राई का पहाड़, पहाड़ की राई, वो मैं उस पर बात नहीं कर सकता, लेकिन ठीक है, उसकी एक प्रॉपर्टी है, उतनी एसेट्स है, उस पर हम कोर्ट्स काम करती है कि आपको इतनी इसकी देनदारी है, ये परमानेंट एलिमनी ले रही है, आप डाइवोर्स के लिए जा रहे हैं, इतने में सेटलमेंट होगा, और वो सेटलमेंट कोई एक दिन में नहीं हो रहा होता, उस पर भी कई मीटिंग्स होती हैं, मीडिएशन होता है, फिर कहीं जाके सेटल होता है। तो उस तरीके से नहीं है कि भाई हस्बैंड की प्रॉपर्टी है तो वाइफ को मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं होता है। हस्बैंड दोनों के संबंधी है, प्रॉपर्टी कहाँ से आई, कितना दे सकते हैं, वाइफ जॉब में है नहीं है, अर्न करती है, कई बार वाइफ हस्बैंड से ज़्यादा अर्न करती है, तो फिर मेंटेनेंस के लिए तो सोचना पड़ता है ना। ओके, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट फास्ट नहीं रूल है नहीं कि हस्बैंड की प्रॉपर्टी वाइफ को दे दो, या हाफ दे दो, आधी दे दो, कुछ नहीं। कैसे दे दें, हाँ, कोई एक सब चीज़ें एक बाकायदा एक फ्रेमवर्क में काम होके ही तो समझ आता है कि कितनी जाएगी। बिल्कुल। सो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में अगर मैं इस हस्बैंड वाइफ को हटाऊं तो फिर एक दिमाग में चीज़ें आती है, भाई भाइयों में बड़ा आजकल झगड़ा चल रहा है। अब तो बहन भी कूद पड़ी है मैदान में कि भाई हमको भी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। क्योंकि लॉ बोलता है कि जितने भी लीगल हेयर हैं फादर के, उन सब का इक्वल राइट है। अगर कोई ए एक्सपायर हो जाते हैं और उनकी वाइफ बी और सी डी ई इस तरह से उनके आगे बच्चे हैं, तो उन सबका इक्वल राइट है। और वो फैमिली देखा जाए तो वो भी एक फैमिली डिस्प्यूट है, जो फैमिली कोर्ट्स उसके लिए कोई है नहीं अलग से। वो सिविल प्रोसीजर जो वही मैकेनिज्म जो और सिविल केसेस के लिए है, डिस्प्यूट्स के लिए, वो उसी मैकेनिज्म से डील होते हैं। जबकि मैं भी सोचता हूँ, और मेरे ख्याल कई बार मैं इसमें सोचता हूँ कि देखो, ये फैमिली का डिस्प्यूट था, इसको हम सिविल कोर्ट्स में ले गए क्योंकि हमारे पास रास्ता ही वो है। हम पार्टीशन डालते हैं, सूट पर पार्टीशन डालते हैं, या कई बार विल होती है, विल रजिस्टर्ड नहीं होती, तो भी एक दूसरे पे शक करते हैं कि मेरे फादर मेरे इस भाई के साथ रहते थे, उसने सब कुछ अपने नाम करा लिया। तो ऐसे डिस्प्यूट्स बहुत होते हैं, पर उसके लिए एक अलग से डेजिग्नेटेड कोर्ट्स होनी चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा अपना पर्सनल वो है। और उन डेजिग्नेटेड कुछ कोर्ट्स हैं, जैसे फैमिली कोर्ट बनाई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के लिए, ऐसे ही दूसरी कोर्ट्स भी बननी चाहिए, जो वो भी तो फैमिली डिस्प्यूट्स है। कई बार ईगो क्लैश हो जाती है। हाँ। कि चाचा है, भतीजा है, या इधर एक भाई थे, उनके वो भाई एक्सपायर हो गए, वो दो भाई हैं, उसकी वाइफ है, उसने कहीं अपने देवर या अपने जेठ जो थे हैं उनके, उनसे कुछ ऐसा बोल दिया, वो गुस्से में बोला गया होगा या कुछ रिएक्शन हो सकता है, वो हालात से इतनी परेशान है, हस्बैंड एक्सपायर हो गए, और लगता होगा कि मेरे को मेरे ये देवर या जेठ उतनी सपोर्ट नहीं कर रहे इतनी मुझे आज चाहिए, तो भी उसने कुछ बोल दिया। अब ताऊ ये चाचा बोल रहे हैं कि इसने ये बोल दिया तो मैं तो बिल्कुल मानने वाला नहीं हूँ। तो वहीं थोड़ा सा एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए, और लूज टॉक से भी कई बार रिलेशन खराब होता है। वही जवान है जो कुछ तो इसलिए कोर्ट्स में जाते हैं, पर उसके लिए कोर्ट्स को भी समझना चाहिए, और मेरे ख्याल ऐसा आना चाहिए कि फैमिली कोर्ट की तरह ये भी एक फैमिली डिस्प्यूट है, इसके लिए अलग कोर्ट बने। सपोज जैसे सर आजकल तो लड़का और लड़की, जैसे अगर फादर हैं और फादर के 5 बच्चे हैं, उसमें लड़का लड़की सबको प्रॉपर्टी सेम मिलनी चाहिए, लेकिन आज बहुत सारी बहनें हैं जो अपनी प्रॉपर्टी नहीं लेती हैं। उसमें उस केसेस में जो बहन वाली प्रॉपर्टी का पार्ट है वो किसको जाएगा? बेसिकली बहन भाई एक से हैं। हाँ। अगर कोई प्रॉपर्टी में, ठीक है, 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं, हो सकता है उनमें से तीनों बहनें चाहती हैं कि हमारे रिलेशन बहुत अच्छे रहे, और हम जैसे पहले अपने माँ बाप के टाइम में आते थे अपने घर में, ऐसे ही आए और उस वही रिगार्ड हो। तो कई बार बहनें अपने राइट्स को रेलिंक्विश कर देती हैं इन फेवर ऑफ
जो उसके 2 ब्रदर हैं, हम्म। कई बार 3 बहनें होती हैं, उनमें भी कोई डिस्प्यूट है, 2 बहनें एक को अपना राइट दे दे देंगी, देती हैं, ओके, ठीक है, वो दे सकती और हैं, हाँ, और एक बहन एक भाई को दे देगी। ओके। तो इस तरह से डिस्प्यूट फिर आते हैं। हम्म। और अब वो सबकी अपनी सोच है ना, इंडिविजुअल, उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। जैसा आपने एक बड़ा अच्छा टर्म बोला अभी कि अगर बहन चाहती है कि उसके रिश्ते अपने भाई से अच्छे बने रहें तो वो अपना प्रॉपर्टी मतलब त्याग देती है। ऐसा क्यों? मतलब सोसाइटी के एक पर्सपेक्टिव से जानना चाहूँगी कि ऐसा क्यों? जब भाई भाई प्रॉपर्टी लेते हैं तो कोई डिस्प्यूट नहीं है सच, लेकिन जब बहन अपना पार्ट ले लेती है तो मतलब इतना मनमुटाव हो जाता है कि उसको घर पे भी आना एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बार तो बहुत खुला आसमान है और खुले दिमाग के लोग हैं आज। हाँ। ऐसा भी नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि ठीक है, हम 3 बच्चे हैं, माँ हमारी नहीं है, फादर एक्सपायर हो गए, ठीक है, हाँ। वाइफ उनकी माँ उनसे पहले एक्सपायर हो गई थी अपने हस्बैंड से, तो हम तीनों में इक्वल जाए। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचने लग गए हैं कि अच्छा। क्यों नहीं जाए। हाँ। पर ये देखो मैडम, ये एक चेन बन गई। चेन कैसे बनी? जैसे ए आदमी ने तो ऐसा सोच लिया कि हम 3 भाई हैं, लेकिन और ऐसे जाए सब बहनों में, उधर बहन भी हो सकता है जब उसके घर में ये हालात हो, पर वो ऐसा नहीं करती, तो इधर भाई भी सोचते हैं कि इसने वहां तो ऐसा नहीं करा, वहां तो अपने शेयर के लिए भी इसने झगड़ा करा, और यहाँ से भी अब अपना शेयर ले रही है। तो इम्बैलेंस हो जाता है सोसाइटी में कहीं। या तो सभी इतने अच्छे हों कि ठीक है सबका इक्वल राइट, या सभी इतने अच्छे हों, बहनें कहें मेरा इस घर से वास्ता है, मेरा दान हुआ था, मैं उस घर में गई। अब बेसिकली कन्यादान क्या है? दान है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उस घर में गई, मेरे को इतना कुछ दिया, लेकिन ये वो जो दिया जाता है वो भी आप ऐसे देखो कि बेटी को कितना दिया जाता है। आप सच पूछोगे, उस पूरी शादी का 20% जो खर्चा है, 80% जो एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ दिए जाते हैं? बोले ढोल वाले, बारातियों का सेवा, खान पान, टेंट, शामियाना, हाँ। इवन अपनी शान शौकत दिखाने के लिए। बिल्कुल, फोटोग्राफर को 5 लाख। हाँ। क्या इतना बड़ा आपने झमेला करा। हाँ। उस बहन को क्या दिया? उसका 20%। करेक्ट 1 बात करोड़ की शादी में मैक्सिमम 30 लाख आप बहन को दोगे, बाकी सब खर्चा कर दोगे। तो सोसाइटी के लिए मेरे ख्याल श्राप है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब खुशी खुशी बहन को विदा कर रहे हैं तो उसी के हाथों में दो। ठीक, शादी छोटी सी कर लो। नहीं छोटी नहीं, शादी तो छोटी होती है। या आप पार्ट देखिए हाँ। पूरी शादी जो सप्तपदी होती है वो कितनी देर की होती है? 1.5 घंटे की। हाँ। शादी तो वही है, सही बात है। लेकिन और सारी चीजें चलती हैं उस शादी के लिए। हाँ। तो उस पर सोचना चाहिए कि हम सोसाइटी के लिए कर क्या रहे हैं। अच्छा सर, जो विल होती है, मतलब आपके पर्सपेक्टिव से मुझे जानना है, जो ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होते हैं, आपको तो पता है कितने केसेस आते हैं, बिल कितनी ज़रूरी होती है? मतलब पिता को करके जानी ही चाहिए। ऐसे समझो कि अगर आपके पास प्रॉपर्टीज हैं तो विल की जरूरत है। इंसान तो बुलबुला है, कब आंख बंद हो जाए पता ही नहीं, और किस एज में हो जाए ये नहीं पता। लेकिन एक एज आती है 60+, तो आदमी को सोच लेना चाहिए कि अभी मेरे पास जो आज प्रॉपर्टीज हैं, हो सकता है मैं अभी भी कुछ अर्न करूं और नई और प्रॉपर्टी ले लूं, क्योंकि बार तो नहीं है कि इस एज तक का आदमी ले सकता है, इस एज का आदमी नहीं ले सकता, कोई बार नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि वो एक फ्यूचर में कोई उसकी जो इतनी हार्ड अर्निंग के बाद ये प्रॉपर्टी बनी, उनमें झगड़ा हो के वो प्रॉपर्टीज बेकार ना हो जाए, तो उसके लिए विल करनी ही चाहिए। और मैं इसी सवाल को आपके थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं कि ये भी ज़रूर करना चाहिए कि वो तो उसकी अपनी स्वेच्छा है, इच्छा है, उसका क्या सोच है कि मैं ए को दूं, बी को दूं या इक्वली दूं, वो देखे। क्योंकि मूवेबल इमूवेबल एसेट्स होती हैं, कहाँ क्या कैसे करना है डिस्ट्रीब्यूशन, वो देखे।
पर एक और बात बताता हूँ, लोग क्या करते थे अभी तक, और मैं तो हर एक को समझाता हूँ ये बात, कि जब आप विल करें तो पहले क्या कहते थे, एडवोकेट कहता था भाई किसी समझदार आदमी को ले आना जो आपका नियर एंड डियर आपकी विटनेस देगा। तो 2 मार्जिनल विटनेस चाहिए होती हैं इसके लिए। तो लोग क्या करते थे, बाबू जी बिल्कुल ले आया मैं, हमारे गांव के ये प्रधान है और ये नंबरदार है। मालूम हुआ कि जो विल कर रहा है एग्जीक्यूटिव, उसकी तो एज 62 है, 60 प्लस है, और जो गांव का प्रधान है वो 72 एज का है और जो नंबरदार है वो 70 की एज का है। आज से 10 साल बाद उस इंसान की डेथ हो जाती है, तो वो हो गया जी 80 कुछ के, और वो उन्हें ढूंढने गए, पता लगा ना तो प्रधान अब रहा ना नंबरदार रहा, वो इनसे भी पहले ही चले गए। तो विल को प्रूव करने में कठिनाई आती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि काफ़ी अपने से छोटा जो पढ़ा लिखा इंसान है उसको लाएं और उससे विटनेस करवाएं, जिससे आगे वो प्रूव कर सके। दूसरा, रजिस्ट्रेशन हो जाता है विल का, जबकि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके अपने एक फ़ायदे हैं। वो एक डॉक्यूमेंट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की तरह रजिस्ट्रार कोर्ट्स में, तहसील में रहता है। सो सर, मुझे जानना है आपकी बहुत सारी सीरियस बातें हो गई, अब इस बीच मुझे जानना है कि जो हम लोग उसमें देखते हैं ना टीवी में, मतलब हालांकि मैंने तो ऐसा कोर्ट का सीन नहीं देखा और मुझे देखना भी नहीं है तो ऐसे ही लगा होता है क्या, जो कोर्ट का पूरा सेशन जो लगा होता है वो जैसे टीवी में हम लोग देखते हैं? नहीं, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा तो नहीं होता। हाँ। कभी कभी वो उस तरह से भी दिखाते हैं, उन कोर्ट्स को भी दिखाते हैं। हाँ। लेकिन वो देखो, वो तो एक ड्रामा है ना, एक फिल्म चल रही है, उसके अंदर वो ऐसे पात्र जो भी हैं उनको ला रहे हैं, एक्टर्स को। एग्जैक्टली वैसा नहीं होता, पर वैसा ही होता है। हमारे जज साहब वैसे ही बैठते हैं सामने और ऐसी आर्गुमेंट होती है, और पर जिस तरीके से दिखाते हैं बार बार, वो कई बार उसमें दिखाते हैं कि प्रोसीजर ही फॉलो नहीं हुआ, बिना प्रोसीजर के ही कोई आ गया, घुस गया और अपनी बात बोल के चला गया। वो सब नहीं होता। तो इतना इमोशनल कोई चीज़ें नहीं होती जितना एक इन फिल्म्स में दिखाते हैं, वो चीज़ें नहीं होती। उतना नहीं। ओके। सो कोर्ट में मतलब मैंने देखा है कि जो वकील हैं, मतलब बहुत सारे केसेस आए हैं, जो वकील हैं अपना आपा बहुत जल्दी खो देते हैं, तो मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, आपने भी सुना वकील आपस में नहीं बिल्कुल भी नहीं झगड़ते, और वकील तो अपने क्लाइंट के लिए मुस्तैदी से काम करता है। हाँ। और सिंसियरिटी बहुत रखता है, क्योंकि आपको एक बात बताऊं, उसको ये भी फिक्र नहीं होती कि उसके क्लाइंट ने प्रोफेशनल फीस दी थी या नहीं आज, या दी या नहीं दी। जब वो कोर्ट में खड़ा होता है उसे कुछ याद नहीं होता, उसे सिर्फ अपने क्लाइंट और क्लाइंट की फेवर याद होती है। यही ट्रू प्रोफेशन है कि हम अपने क्लाइंट से बाद में अपने ऑफिस में बोल सकते हैं हमारी फीस कहाँ है, लेकिन कभी भी हमें याद नहीं होता जब कोर्ट में खड़े होते हैं। ये एक ओथ है हमारे अंदर, ये एक जज्बा है अपने क्लाइंट के लिए। क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट को हमेशा सोचते हैं कि वो विन ना करे, मेरा क्लाइंट विन करे, और इसीलिए कोर्ट में जब हम एड्रेस करते हैं तो कभी भी ये नहीं कहते मेरा क्लाइंट, कहता हूँ मैं। राइट जी। आपको क्या, आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, आपको क्या लगता है, आपको क्या स्ट्रगल करने पड़े अभी तक? स्ट्रगल की तो कोई लंबी कहानी है और सबके पास होती है जी। जो फर्स्ट लॉयर है। अब ये बात अलग है, कोई बिल्कुल ही सिल्वर स्पून में आया हो तो क्या करें, और करना पड़ता है। और मन में ये भी रहता है कि कब, कहते हैं ना, कब प्रैक्टिस चलेगी, कब प्रैक्टिस चलेगी, अक्सर पूछो। लेकिन आप अगर, ये ना प्रोसेस है, कंटिन्यूएशन, अगर इस कंटिन्यूएशन में रहोगे तो प्रैक्टिस तो चल जाती है। सही बात। आपका काम चल जाता है, ऊपर वाला आप पे मेहरबान हो जाता है। क्योंकि ये ज़रूर है, ये प्रोफेशन रोज़ सुबह आकाश देखकर वकील उम्मीद
में जाता है, काम करता है। पर मेरे को ऐसा भी लगता है कि आप अगर ईमानदारी से काम करते रहे तो देखिए आपको अच्छा अर्न होने लग जाता है। अब वो तो कोई लिमिट नहीं है, कौन कितनी लिमिट पे सेटिस्फाई होता है, कितने अर्न पे। पर मेरा मानना है कि हमेशा गहरे बादल जो सूर्य के अस्तित्व को ख़त्म नहीं कर सकते। बिल्कुल। एक दिन तो वो हट जाते हैं, कोई 2 घंटे में, कोई 20 दिन में हट ही जाएंगे। सो आजकल क्योंकि आपको तो 37 साल हो गए सर इस प्रोफेशन में, लेकिन आजकल जो न्यू कमर्स आ रहे हैं काफ़ी उत्साह होता है उन लोगों में। आपको क्या लगता है कि एक उनको भी टिप्स चाहिए, मतलब एक एक्सपीरियंस्ड लॉयर से, कि कैसे अपना वो भी प्रैक्टिस शुरू करवा सकते हैं, कि अच्छे से काम कर सकते हैं, बार में कैसे जा सकते हैं, ये जो बेसिक्स जो होती है वो कैसे समझ सकते हैं? देखिए ये जो उत्साह है ये तो 10 साल पहले भी वैसे ही था, 50 साल पहले भी वैसे ही करेक्ट है। था। एक ताकत जब हम काला कोट पहन लेते हैं तो अपने आप आ जाती है। हम हजारों लोगों में अकेले पहचाने जाते हैं। बिल्कुल। तो लॉयर में, और ये बताएं आपको, हम हमेशा, आप देखें, हम जैसे पहनते हैं अपनी पोशाक हम वैसे ही एक्ट करते हैं। तो जब हम काला कोट पहनते हैं तो हमें वो जज्बा अलग हो जाता है। लेकिन एक न्यू लॉयर आया, जज्बा तो है, पर अगर पूछे तो कहीं बहुत ज़्यादा सीख कर तो नहीं आता प्रैक्टिकल लाइफ को, वो तो यहीं आके सीखनी पड़ती है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमेशा, अब फील्ड भी काफ़ी हैं, लिटिगेशन है, कॉर्पोरेट लॉ है, इनकम टैक्स है, डीआरटी में हमारे यहाँ बैंकिंग से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनके केसेस होते हैं। तो कई बार उसे ये नहीं पता होता मैंने कहाँ जाना है, और कई बार पता होते हुए भी वो वहाँ नहीं जा पाता। उसका सबसे बड़ा रीज़न है, मैं मानता हूँ कि जिस प्रोसेस में वो चल दिया, जिस लिटिगेशन में चल दिया, आप देखिए उसी में वो पढ़ना शुरू कर देता है और वही उसका स्पेशलाइजेशन हो जाता है। कोई फाइनेंशियल या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के वो केस पढ़ता है तो वो उसका एक तरह से एक्सपर्टाइज आ जाती है। कोई क्रिमिनल में जाता है वो एक्सपर्टाइज हो जाती है। कई बार ये सोच कर नहीं आता और कई बार सोच कर आता है जी। और वो उसी फील्ड में जाता है। पर मेरा मानना है कि खाली समय में जब आपके पास समय हो तो आपको जिस फील्ड में जा रहे हो उस कोर्स में जाके, ओपन कोर्स है, बिल्कुल, आप वहाँ जाके बैठ जाइए, ऑब्जर्व करिए, आर्गुमेंट देखिए, एविडेंस देखिए कि इतने लर्नेड हमारे एडवोकेट्स हैं जो आते हैं, इनके पास एक्सपीरियंस है बहुत, वो किस तरीके से आर्गू करते हैं, किस तरीके से एविडेंस करते हैं, किस तरह से क्रॉस करवाते हैं। तो वो अपने, ऐसा नहीं है कि आप ही करोगे तब, आपके पास तो एक मुकदमा आया, बिल्कुल, आप रोज 10 मुकदमे देख सकते हो, तो एक आपके पास ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस आ जाएगा, वो वहीं से गेन हो जाएगा। बिल्कुल। तो इस तरीके से ज़रूर करना चाहिए। और दूसरी बात कि हम ऐसा सोचें कि सिर्फ हमें वहीं से आए, वहीं से गेन हो, प्लीडिंग्स भी चाहिए जी। उस पर काम करें, सीनियर्स की फाइल पढ़ें, बार बार पढ़ें। और एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ इस प्रोफेशन की, कि जो लोग रात को सपने में भी अपनी फाइल देखते हैं ये सच है, जो रात को सपने भी अपनी फाइल और अपने केसेस के लेते हैं वो कामयाब वकील होते हैं। वरना आप देखें कि जो लोग घर आए, घर के काम करने लगे, याद ही नहीं, आप इवन वॉक कर रहे हैं, सुबह आप पार्क में जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, अगर तब भी आपकी फाइल आपके अंदर चल रही है तो हो सकता है कोई नया पॉइंट उस समय ही आ जाए आपके दिमाग में जो फाइल पढ़ते हुए नहीं आ रहा होता। बिल्कुल। तो आपको लगातार, मैंने बताया ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपको लगातार चलते रहना चाहिए अपने ब्रीफ में, अपनी फाइलों में, तो आप कामयाब हो जाएंगे। अच्छा सर, लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं ना कि आपको दिमाग में छप जाते हैं कि ऐसा हुआ। आपने 37 साल इस प्रोफेशन में गुजारे, मुझे ये जानना है कि
कोई ऐसा केस इमोशनली हो या फिर ऐसा हो जिससे आपकी लाइफ एकदम टर्न हो गई हो, कोई ऐसा केस रहा है जो बहुत ही इमोशनल हो, बहुत ही कनेक्टिंग हो, जो आप बहुत याद करते हो उस केस को? देखिए, ऐसे 3-4 केस हैं। हम्म। एक सिविल केस था, उसमें भी ऐसा ही था हम्म। कि प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी वैल्यू थी प्रॉपर्टीज़ की, करोड्स एंड करोड्स। वो भी एक मेरी लाइफ में बहुत बड़ा एक वो बना कि जब मैंने वो केस विन विन पोजीशन में लेके आया, तो उसके बाद मेरे पास और ब्रीफ भी आए, हम्म। और उसके बाद फिर ऐसा लगा कि काम की कोई कमी नहीं है, और आसमान भी थोड़ा नीचे आ गया हमारे लिए। हम्म। तो इसीलिए लगता है कि ऐसे केसेस, एक और केस था कश्मीर से, था श्रीनगर से। उसमें एक मैरिज हुई थी। मैरिज जो वहाँ के एसपी थे, उनकी भांजी की थी। हम्म। वो एक लव मैरिज हुई थी, इंटरकास्ट हुई थी। वो लड़की दूसरी कास्ट से थी। वो आया, उसके अंदर मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। इवन केस क्या था मतलब? उसने शादी करी उस लड़के से जो बहुत बड़ा व्यापारी था वहाँ, अच्छा। जम्मू का। हम्म। और वो शादी करके दिल्ली आ गया। हम्म। और शायद शादी करके दिल्ली आ गया। मुझे किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे हैं, कि गौर साहब इसका कुछ काम कराओ किसी तरह, क्योंकि उसका मामा एसपी है और वो इन्हें छोड़ेगा तो नहीं, ना अच्छा, लड़के मतलब को ना भाग उनको। के शादी करी। ओके। हम्म। हाँ, भाग के करी, लेकिन वो उस एज में थे, ऐसा हम्म। कुछ नहीं था। और हम्म। लड़के से भी बड़ी थी थोड़ी सी। अच्छा। मुझे ठीक याद नहीं वो एज उनका। लेकिन उसके बाद उन दोनों ने शादी करी, और वहीं शादी करी थी, वहाँ से यहाँ आए थे। आप ये देखिए कि उसके वो जो एसपी थे मामा, उन्होंने उनकी दुकान मकान सब उजाड़ दिए, उनको पेनीलेस कर दिया, हम्म। तिजोरी तक दुकानों की खाली कर दी। और एक बड़ा इशू बना न्यूज़पेपर में, काफ़ी बड़ा इशू था ये। और उसके लिए उन्होंने लड़के के जीजा चंडीगढ़ रहते थे, उनको उठा लिया, उनको ले गए। लेकिन जैसे ही जम्मू में पहुँचे तो मैंने उनकी बेल करा दी जम्मू कोर्ट से। जैसे ही वो जम्मू के अंदर एंट्री हुई तो उनकी बेल हो गई, तो उनको मिल गया ऑर्डर। तो वहाँ से पुलिस वाले जो उनको अरेस्ट करके ले गए थे चंडीगढ़ से, उन्होंने छोड़ दिया। हम्म। लेकिन कॉन्टिन्यूस वो उनको ढूंढते रहे कि लड़की कहाँ है। हम्म। राइट। लड़की ने बहुत समय बाद, कोई 2-3 महीने बाद, मुझसे कहा कि मैं अपने फादर से बात करना चाहती हूँ, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। मुझे लगता है कि वो बल्कि चाह रहे होंगे कि मैं आ जाऊँ और कोई झगड़ा ना रहे। हम्म। तो वो मिस्टेक थी या एक अच्छी हैपनिंग थी। तो हमने कहीं के थ्रू 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 उनको एसटीडी कॉल कराई, और आप ये देखिए कि विद इन 4 आवर्स कॉल करने के उस एसटीडी वाले को उठा लिया। हरियाणा से, दिल्ली से कॉल कराई थी, एसटीडी कराई थी वहाँ, लेकिन वहाँ से उठा लिया। इतना प्रेशर बनाया कि वो अल्टीमेटली हम गए, उसे रिजॉल्व करा कि भाई हम तो एडवोकेट हैं, हमें तो काम करना ही है अपने क्लाइंट का। और क्लाइंट की इच्छा थी कि मैं वहाँ पे बात करूँ, अपने पेरेंट्स से कोई गलती नहीं करी। बोले कहाँ है? मैंने कहा अब तो हमें नहीं पता कहाँ है, कि हमें मालूम था कहाँ है। तो उसमें मैं इतना इन्वॉल्व हो गया कि लास्ट में वो लड़की करते करते, ये शायद जन्माष्टमी के दिन आए थे वो सबसे पहले मेरे पास, मेरे चैम्बर। और उनकी ये जो बेल हुई और ये सब कुछ हुआ, हमने सुप्रीम कोर्ट तक में यहाँ पे फाइल करे केसेस। और उनके जो रिलेटिव थे और थे, मामा का बेटा और कोई बेटा चाचा का, वो उन्हें चेस कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। उनको पता लग गया कि केस फाइल है। जैसे ही हम उधर से चैम्बर ब्लॉक की तरफ गए तो एकदम से उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश करी, उठाने की कोशिश करी। तो जैसे तैसे मैं इतना इन्वॉल्व हो गया था कि मैंने उनको 3 व्हीलर में करके और उस लड़के से काफ़ी देर खुद झगड़ा करता रहा, जोर जोर से, और उनको वहाँ से भगा दिया।
तो इमोशनल बताता हूँ आदमी कहाँ तक होता है कि वो जो लड़की थी, भैया दूज के दिन ये ऑर्डर हुआ वहाँ पे हाँ। JNK में, एक दिन पहले भैया दूज या दिवाली से एक दिन पहले। तो भैया दूज वाले दिन उसने मुझे बुलाया और वो जहाँ पे भी रह रहे थे उसने मेरी दीपक और थाली में लगा के और मेरी आरती करी एज ए भाई मुझे। तो कई बार हम इतने ज़्यादा भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर उनका क्या हुआ फाइनली? अब वो अपने बड़े अच्छे फैमिली उसमें है। हाँ। जम्मू में रहती है अपने इन लॉज के साथ। हाँ। लेक्चरर है, बहुत अच्छी है। और उसके उनकी बाद फैमिली उसने से study संबंध करी। है अभी? किसके? उन बेटी की, उनके? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे संबंध, जिसको वो कहती थी कभी जाऊंगी ही नहीं, मैं देखूंगी भी नहीं, आज उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध हैं। तो ईगो क्लैशेस ज़्यादा होते हैं लोगों में, इस वजह से भी बात खराब हो जाती है। एक हमारे यहाँ का भी केस था, बहुत पुरानी बात हो गई, तो हम तो बहुत छोटे थे, उसमें उनकी लड़की ऐसे ही भाग गई थी। तो उनके अंदर इतना ईगो क्लैश था कि उस लड़की को पकड़ के उन्होंने पानी पूरी, मतलब बहुत अच्छी वेल ऑफ फैमिली से थे, उसको गिल्ट कराने के लिए कि तुम भागी, तो उसकी पानी पूरी वाले से शादी करा दी थी। चलो इतना बुरा तो मेरे ख्याल अभी तो फिर और भी सिस्टम है। बहुत सारे केसेस तो ऐसे होते हैं ना, मार भी देते हैं, ऑनर किलिंग भी तो कितनी होती है। तो मेरे ख्याल उस एक्सट्रीम पे जाना नहीं चाहिए। एक बार शादी हो गई, अब क्या रह गया, सही उन्हें बात माफ करना चाहिए। इतना बड़ा दिल सबका नहीं होता सर। सो थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। सो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।